हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वीवी यादव, आपका बायो अध्यापक। बच्चों, पिछले 2 क्लासों में हमने आपको मनुष्य के शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, इसके संबंध में बताया था। और उसमें मस्तिष्क के द्वारा तथा ऋण रज्जु के द्वारा क्रियाओं का, जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन कैसे होता है, इन सारी बातों को बताया था। अब है कि हार्मोन्स द्वारा या अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा मनुष्य के शरीर की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन कैसे होता है। तो जितने भी उच्च कोटि के जंतु होते हैं, उसमें से विशेष तौर से मनुष्य सबसे उच्च कोटि का जंतु होता है। तो मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशेष ग्रंथियों द्वारा उनकी शारीरिक जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ये तो पहले बता दिए थे कि एक तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जैविक क्रियाओं का नियंत्रण। और ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, या यूं कहा जाए ये विशेष प्रकार की ग्रंथियां जिनके द्वारा शरीर की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, इन्हें हम कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां। इन ग्रंथियों के द्वारा एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का श्रावण होता है, या हम कहें कि ये ग्रंथियां एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ को स्रावित करती हैं, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। और ये ग्रंथियां नलिका विहीन इसलिए कही जाती हैं क्योंकि इनमें वाहिकाएं नहीं होती हैं। ये हार्मोन्स का स्राव सीधे रुधिर में करती हैं, अर्थात इनका आंतरिक रूप से श्रावण रुधिर के अंदर होता है। हार्मोन क्या चीज है? तो हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें से कुछ स्टेरॉयड होते हैं तथा कुछ प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल भी होते हैं। हार्मोन जो होते हैं ये बच्चों बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, और शरीर के अंदर सभी हार्मोन संचरित होते हैं। अब देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स रक्त में छोड़े जाते हैं, लेकिन प्रत्येक हार्मोन्स जो होता है वह विशेष अंग की कोशिकाओं के कार्यों को ही प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि रुधिर में अगर 5 प्रकार के या 10 से हार्मोन्स छोड़े जा रहे हैं, सब एक में मिल गए, ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे विद्यालय इतना बड़ा है और इतने कमरे हैं इसमें, और एक पियून जो है चाबी का गुच्छा लेकर के चलता है, तो हर दरवाजे के ताले की अलग अलग चाबी होती है। ये नहीं है कि एक ही चाबी से पूरे विद्यालय के दरवाजों के तालों को खोल देता है, हर की अलग अलग चाबी है। उसी तरह से शरीर के हर अंग के कार्य को प्रभावित करने के लिए उनके विशिष्ट हार्मोन्स होते हैं, और वो हार्मोन्स उन्हीं से संबंधित अंगों के कार्यों को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर के में उपापचय जैसे वृद्धि है, जनन है, रुधिर दाब है,
रुधिर में जल और लवण की मात्रा का संतुलन है, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण ये हार्मोन्स करते हैं। अब हार्मोन्स में भी कुछ प्रेरक हार्मोन्स होते हैं और कुछ निरोधक हार्मोन्स होते हैं। प्रेरक का मतलब है कि गति को एक्टिवेट करेंगे, बढ़ाएंगे, और निरोधक का मतलब होता है कि उनकी क्रियाशीलता को रोकते हैं, कम करते हैं। और ये हार्मोन्स जो होते हैं इनकी मात्रा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर नॉर्मल से अधिक हार्मोन्स निकल रहा है तो भी हानिकारक है, और कम निकल रहा है तो भी हानिकारक होता है। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं तो जान लें। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि इसको कहते हैं। दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा पैराथायराइड ग्रंथि, चौथा अधिवृक्क ग्रंथि, पांचवा पीनियल काय, छठवां थाइमस ग्रंथि। ये 6 ग्रंथियों के बारे में हमको पढ़ना है। पहला है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि एक मटर के दाने के आकार की होती है और जो अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डायनसेफलान के अधर तल पर स्थित होती है। मैंने मस्तिष्क में बताया था, मस्तिष्क का जो अग्र भाग होता है सेरिब्रम और डायनसेफलान, तो अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डायनसेफलान नामक संरचना के अधर तल पर स्थित होती है। और यह मटर के आकार की जो ग्रंथि है वह इनफंडिबुलम नामक वृंत के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह ग्रंथि शरीर की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण तो करती ही है, साथ ही साथ जितनी अंतःस्रावी और ग्रंथियां होती हैं उन सभी के कार्यों का भी नियंत्रण करती है। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से लगभग 14 हार्मोन का स्रावण होता है। ग्रंथि के पिछले पिंड से 2 प्रकार के हार्मोन्स और पिंड के अगले भाग से 11 हार्मोन्स तथा मध्य पिंड से केवल एक इंटरमेडिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। तो ये जान गए कहाँ स्थित होती है। यदि यह मस्तिष्क में स्थित होती है, छोटी सी है और इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं और इसे 14 हार्मोन का स्रावण होता है। तो पहले हम चले कि इसके अग्र पिंड से जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं उसमें पहला है वृद्धि हार्मोन या इसको कहते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, STH, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ट्रोपिन हार्मोन। यह हार्मोन्स जो होता है वृद्धि के लिए रिस्पांसिबल होता है, अतः यह ऊतकों एवं हड्डियों के वृद्धि को नियंत्रित करता है। यह शरीर की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक का कार्य करता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो गई तो व्यक्ति बौना रह जाता है और अधिक हार्मोन्स निकलने लगे तो शरीर अधिक भीमकाय हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ना, अगर कम निकलेगा तो व्यक्ति बौना हो जाएगा, अधिक निकलेगा तो भीमकाय हो जाएगा। दूसरा है एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। यह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि को कार्टिसोल हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता। मैंने अभी बताया था
कि यह जो ग्रंथि है शेष अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को भी नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यह एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, यह अधिवृक्क ग्रंथि को कार्टिसोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है कि भाई ये हार्मोन्स तुम निकालो। और फिर है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन FSH, यह स्त्रियों में अंडाशय को ईस्ट्रोजन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। यानी यह हार्मोन स्त्रियों में जो अंडाशय है ग्रंथि, उसमें से ईस्ट्रोजन हार्मोन निकालने के लिए, स्रावित करने के लिए उसको प्रेरित करता है। तथा पुरुषों में वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं की वृद्धि व शुक्राणु जनन के लिए प्रेरित करता है। फिर है थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH, यह थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए या बनाने के लिए उत्तेजित करता है। फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन या मेमोट्रॉपिक हार्मोन, यह हार्मोन जो होता है स्त्री की गर्भावस्था में उसके स्तन की वृद्धि को करता है, जिससे कि स्तन ग्रंथियों में दूध के बनने को नियंत्रित किया जा सके। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है बच्चों, या मेमोट्रॉपिक हार्मोन ये होता है। यह जब प्रेगनेंसी रहती है औरत को, तब उस समय स्तन की वृद्धि के लिए, ताकि उसमें अधिक से अधिक दूध बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसे कहते हैं LH, यह स्त्री और पुरुष दोनों में गौण लक्षणों के विकास संबंधित एंड्रोजेंस के श्रावण को प्रेरित। गौण लक्षण जैसे बच्चे जो है, बच्चे से किशोरावस्था में, युवावस्था में आते हैं, तो उनके शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन होता है। जैसे कि लड़के हैं तो उनको मूंछ दाढ़ी या बाल आज उगने लगते हैं, वैसे लड़कियों में जो है उनमें ये मासिक चक्र प्रारंभ होने की स्थिति आने लगती है, स्तनों की वृद्धि होने लगती है, नितंबों में ये वृद्धि होने लगती है, आवाज में उनके परिवर्तन होने लगता है, एक दूसरे के प्रति लड़के और लड़कियों में अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है। तो इस तरह से किशोरावस्था में आने पर जो है ये सारे शारीरिक लक्षण है जो दिखाई पड़ते हैं, जो पहले नहीं थे वो बाद में दिखाई पड़ने लगते हैं। तो इनको हम कहते हैं कौन से लक्षण? गौण लक्षण, लैंगिक लक्षण है। अब इसके बाद है, तो इतने सारे लक्षण रहे हैं पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकलने वाले। अब पश्च पिंड से निकलने वाले ये दो हार्मोन हैं, वैसोप्रेसिन या पिट्रोसिन हार्मोन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है ये क्या करता है कि वृक्क द्वारा जल के पुनरवशोषण तथा मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। वृक्क द्वारा यानी जो किडनी है, जो क्या करती है कि ब्लड में से उत्सर्जी पदार्थों को छान करके यूरिन बनाने का काम करती है। तो उसमें ये हार्मोन करता क्या है कि वृक्क को नियंत्रित करता है कि पानी को पुनः अवशोषित कर लें, जिससे मूत्र की मात्रा नियंत्रित हो सके। ये नहीं है कि बॉडी के अंदर का पूरा पानी यूरिन बन के शरीर से बाहर निकल जाए, ये कार्य नहीं होने देता है। इसे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसके बाद है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है
कि स्त्री के गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करने का कार्य करता है, प्रेरित करता है, जिससे होता क्या है कि गर्भाशय की जो दीवार है वह अधिक फैल सके। जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो उस समय गर्भाशय की जो ग्रीवा है उसकी पेशियों को चौड़ा कर देता है, जिससे कि बच्चे को जन्म देने में आसानी हो जाती है। और यह दुग्ध ग्रंथियों को भी संकुचित करके दुग्ध श्रावण करने में सहायक होता है। तो ये वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ये कार्य रहे। अब है बच्चों दूसरी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है ये मनुष्य के गर्दन और श्वास नली व स्वर यंत्र के संयोजन स्थल के अधर पार्श्व तल में पाई जाती है। सीधा सा जान लें कि यह गले में पाई जाती है और यह गुलाबी रंग की एच आकार की होती है, तितली के आकार की होती है और दो पालित ग्रंथि होती है और लगभग यह 25 से 30 ग्राम की होती है। और यह ग्रंथि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक बड़ी होती है। और यह ग्रंथि जो होती है रुधिर से आयोडीन लेकर के थायरॉक्सिन तथा ट्राईआइडोथायरोनिन ये हार्मोन्स दो जो है बनाती है। ये दोनों हार्मोन्स आयोडीन युक्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त स्ट्रोमा भाग से एक तीसरा हार्मोन्स भी निकलता है जिसे थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। यह आयोडीन रहित हार्मोन होता है। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में कि यह गले में एच आकार की होती है और आयोडीन युक्त हार्मोन का निर्माण करती है। स्त्रियों में बड़ी होती है और पुरुषों में छोटी होती है। अब यदि इसकी मात्रा अधिक, यानी यह जो ग्रंथि है यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स की मात्रा अगर अधिक निकालती है तो भी रोग होगा और कम निकालती है तो भी रोग होगा। तो इसको जाने, थायरॉक्सिन के अल्प श्रावण को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं और यह मूलभूत उपापचय के दर पर नियंत्रण रखता है। इसकी कमी हो गई तो कौन सा रोग? जड़वा मनता का रोग, क्रिएटिनिज्म। बाल्यावस्था में इस हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो बच्चे बौने रह जाते हैं। ऐसे बच्चों में सिर बड़ा हो जाता है, ओठ व जीभ मोटी हो जाती है, शुष्क त्वचा हो जाती है, पेट बाहर निकल आता है। तो इसको कहते हैं जड़वा मनता या क्रेटिनिज्म का रोग। दूसरा है मैक्सोडेमा। वयस्क अवस्था में इस हार्मोन्स की कमी हो जाने पर वयस्कों में बाल सिर के झड़ने लगते हैं, त्वचा फूल जाती है, शरीर मोटा और स्थूल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में जनन क्षमता कम हो जाती है, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है। तो यह मैक्सोडेमा रोग कहलाता है। फिर है सामान्य घेंघा। भोजन में आयोडीन की अगर कमी रहती है बच्चों तो थायराइड ग्रंथि जो होती है फूल कर यह कॉलर के समान हो जाती है, पूरा गला ये पूरा फूल जाता है। यहाँ पर आप टीवी पर प्रचार में देखते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाएं, अपने सेहत से खिलवाड़ न करें, आयोडीन युक्त नमक। तो आप जो भी बाजार से नमक ले आती हैं पैकेट का, चाहे वह टाटा का नमक रहता है और चाहे कोई भी रहता है, उस पर क्या लिखा रहता है? आयोडीन युक्त नमक। हाशीमोटो रोग, इसकी अत्यधिक कमी होने पर विभिन्न औषधियां जो होती हैं वह हमारे शरीर में विष बनाने लगती हैं। शरीर में प्रति विष या इसे कहता है एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि खुद नष्ट होने लगती है। इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। तो शरीर के अंदर कोई भी आप दवा लेंगे
तो इसकी अधिक कमी है, तो दवा से क्या होता है कि इसके अंदर एंटीबॉडीज बनने लगता है और थायराइड ग्रंथि नष्ट होने लगती है। तो ये 4 रोग रहे हैं जो किसकी कमी से हैं? थायरॉक्सिन की कमी से हैं। कौन कौन सा? जड़वा मनता, मिक्सोडेमा, सामान्य घेंघा, हाशीमाटो का रोग। अब इसके बाद है थायरॉक्सिन का यदि अधिक स्रावण होता है तो इसे कहा जाता है हाइपरथायराइडिज्म, और इससे होने वाला रोग घेंघा। इस रोग में क्या होता है, यानी कि जब थायरॉक्सिन अधिक निकलेगा तो नेत्र गोलक के नीचे, ये जो आंख के गोलक हैं काले वाले सफेद पूरा, उसके नीचे जो होता है क्या जम जाता है? श्लेष्म संचित होता है, जिससे आंखें बाहर की ओर निकली हुई दिखाई पड़ती हैं। फिर है ग्रेव का रोग है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि का आकार ही बढ़ जाता है। प्लूमर का रोग है, इसमें थायराइड में जगह जगह गांठें बन जाती हैं। और ट्राईआयोडोथायरोनिन, इसमें आयोडीन के 3 परमाणु होते हैं और यह हार्मोन T4 से अधिक प्रभावी होता है। इसका कार्य था रोग भी थायरॉक्सिन की ही भांति होता है। फिर है थायराकैल्सिटोनिन, यह स्ट्रोमा में संश्लेषित होने वाला आयोडीन रहित हार्मोन होता है और इसका स्रावण सी कोशिकाओं के द्वारा होता है और यह कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा हड्डियों के निर्माण को प्रेरित करता है। तो इस तरह से ये है थायरॉक्सिन से, यानी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य, कमी से होने वाले रोग तथा अधिकता से होने वाले रोग। अब है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि संख्या में 2 जोड़ी होती है, यानी 4 होती है। यह थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ तल पर चारों कोनों पर धंसी होती है। जैसे यह आकार है तो 4 कोने हो गए, चारों कोनों के पृष्ठ तल पर धंसी होती है और इस ग्रंथि से पैरा थार्मोन और कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन्स निकलते हैं। ये कैल्शियम व फास्फेट के उपापचय का नियंत्रण करते हैं तथा शरीर के अंदर के भागों के अंदर, यानी अंदर का जो वातावरण है उसको एक समान बना करके समस्थैतिकता या होम्योस्टैटिस में सहयोग करते हैं। अगर इनकी कमी होती है तो क्या होता है? दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी हो जाती है तथा अधिकता होने पर एफीएफ में हाइपरकैल्सीमिया तथा हाइपोफॉस्फेटीमिया स्थिति बनती है, जिसमें हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अधिकता हो जाए तो भी गड़बड़ी है, कमी हो जाए तो भी गड़बड़ी है। कमी हो गई तो हड्डी और दांत कमजोर हो जाएंगे और अधिकता हो गई तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। फिर है एड्रीनल ग्लैंड, यानी अधिवृक्क ग्रंथि। मनुष्य में प्रत्येक वृक्क के ऊपर टोपी के आकार की सिकुड़ी हुई ये ग्रंथि पाई जाती है, जिसे एड्रीनल या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इसका भार लगभग 4 से 6 ग्राम तक होता है और इसका बाहरी भाग कार्टेज तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। अब इसमें हार्मोन्स, जो अधिवृक्क का कार्टेक्स भाग है, यह लगभग 80% तक होता है। इसके चारों ओर एक रक्षित आवरण रहता है और इसकी कोशिकाएं वसा युक्त होती हैं। इसमें से निकलने वाले हार्मोन्स हैं 3 मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स तथा लिंग हार्मोन्स। जिसमें मिनरेलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स जो होता है
यह कई हार्मोनों का समूह होता है। इसमें एल्डोस्टेरोन हार्मोन का 90 से 95% भाग होता है। एल्डोस्टेरॉन ये मुख्य होता है। ये क्या करता है, वृक्कों में सोडियम तथा क्लोराइड आयनों के पुनर्शोषण तथा पोटेशियम आयनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और इसी कारण रुधिर की मात्रा एवं दाब सामान्य बने रहते हैं। यानी कि रक्त में जो ब्लड प्रेशर है और रुधिर की जो मात्रा है उसमें ये सोडियम क्लोराइड आयनों और पोटेशियम आयनों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है नियंत्रित रहता है। फिर ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है। इस श्रेणी में कार्टिसोल लगभग 95%, कार्टिकोस्टेरॉन तथा कार्टिसोन ये 3 हार्मोन्स का सम्मिलित रूप रहता है। और ये क्या करता है कि शरीर के अंगों एवं ऊतकों की विभिन्न कोशिकाओं में ग्लूकोज के उपयोग और प्रोटीन संश्लेषण को अवरुद्ध कर वसा एवं प्रोटीन के विखंडन को प्रेरित करता है। यानी कि जो कार्टिसोल हार्मोन्स होता है वह शरीर के अंगों की कोशिकाओं में जो ग्लूकोज का उपयोग है और प्रोटीन संश्लेषण है उसको अवरुद्ध कर देगा और वसा एवं प्रोटीन को प्रेरित करता है। और यह यकृत में यूरिया के संश्लेषण की क्रियाओं को भी प्रेरित करता है तथा कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं उनका संश्लेषण रोक करके गठिया रोग को रोकने में सहायक होता है। यानी ये हार्मोन है तो गठिया रोग नहीं होगा। इसके बाद है लिंग हार्मोन। अधिक बलकुट की कुछ मात्रा में एंड्रोजेंस नर में तथा एस्ट्रोजेंस मादा में हार्मोन का स्रावण होता है। ये हार्मोन पेशियों तथा जननांगों का विकास करते हैं। फिर जो इसका मेडुला वाला भाग होता है, मेडुला वाले भाग से एड्रीनलिन तथा नॉर एड्रीनलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है, जो दुख, चिंता, मानसिक तनाव, डर, पीड़ा, अधिक ठंडक और अचानक दुर्घटना आदि की स्थिति में काफी मात्रा का स्रावण ये रुधिर में करते हैं। ये इनको हम बच्चों जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जैसे आप लोगों में आपस में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो जाता है या झगड़ा कर लेती हैं तो गुस्सा आ जाती हैं, तो आपके अंदर जो गुस्सा हो जाता है वह एड्रेनलिन हार्मोन के कारण हो जाता है। वह मात्रा में अधिक निकलता है जिससे ब्लड प्रेशर अधिक हो जाएगा, आपका चेहरा लाल हो जाएगा और गुस्से में हो जाएंगी। लेकिन कुछ देर के बाद जो है धीरे धीरे नॉर एड्रेनलिन निकलेगा जो उसके प्रभाव को धीरे धीरे कम करता है और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होता है, तो जिससे व्यक्ति की जान जो है बच जाती है। आप देखते हैं आप लोग कि दो लोग झगड़ा करते हैं तो लोग कहते हैं भाई बैठ जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, बैठ जाइए। क्यों कहते हैं? ये इसीलिए कहते हैं कि कुछ देर में नॉर एड्रेनलिन हार्मोन निकलने लगेगा और वह धीरे धीरे एड्रेनलिन के प्रभाव को कम कर देगा। आपका गुस्सा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और आप शांत हो जाएंगे। इसके बाद है थाइमस ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि जो है यह गुलाबी रंग की चपटी द्विपालित ग्रंथि होती है और यह हृदय के ठीक आगे स्थित होती है और यह छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में प्रतिरक्षी तंत्र की भांति कार्य करती है और इससे हार्मोन्स निकलता है। थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि बच्चों के शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्योंकि इस ग्रंथि का उपयोग जीवन के प्रथम चरण में होता है, यानी लगभग 2 वर्ष के शिशु में, और अन्य अंगों की अपेक्षा काफी बड़ी होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं
ये जो फिर जवान होते हैं तो ये क्या हो जाती है और बड़ी हो जाती है, और इसके बाद फिर छोटी हो जाती है। पहले बड़ी रहेगी बच्चों में, युवावस्था में थोड़ा और बड़ी रहेगी, और फिर इसके बाद क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। फिर है पीनियल काय। पीनियल काय यह सफेद रंग की चपटी सी संरचना होती है और मस्तिष्क के थैलमस भाग में एक तंतु द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसके चारों ओर पाइयामेटर की खोल होती है, और पहले लोग इसी को आत्मा समझते थे, और इससे दो हार्मोन निकलते हैं। एक है मेलेटोनिन नामक हार्मोन, यह स्तनधारियों में लैंगिक क्षमताओं एवं जननांगों के विकास का अवरोधन करता है। यानी यह हार्मोन जो होता है वह लैंगिक क्षमता जो होती है उसको रोकने का कार्य करता है, और इस हार्मोन को आयु वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन यह क्यों 10 वर्ष की उम्र के बाद नष्ट होने लगती है? क्यों ऐसा होता है भाई? 10 वर्ष के पहले जो जननांग है, जनन अंग है, वह क्रियाशील न होने पावे, इसीलिए उनको रोकती है। और 10 साल के बाद जब 11-12 साल के बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो उनके जननांग धीरे धीरे जो है सक्रिय होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, उनमें विकास होने लगता है। तब यह ग्रंथि अपने आप पर नष्ट होने लगती है कि भाई अब नहीं रोकना है। अब है इसके बाद आग्नेयाशय। आग्नेयाशय ग्रंथि यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है, और इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम्स भी इससे निकलते हैं और इनसे हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो ये इसका लगभग 98% भाग इस ग्रंथि का हार्मोन का श्रावण करता है, और शेष जो होता है वह खोखले पिंडों का बना होता है, और इन खोखले पिंडों में अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इसलिए इसको लैंगरहैंस के द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसका आविष्कार जो है लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसमें 3 प्रकार की अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं। अल्फा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ये क्या करता है, कोशिका के रुधिर में यदि ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है तो ये हार्मोन निकलेगा, और यकृत में जो संचित ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। कौन हार्मोन? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है, भाई आपके रुधिर में अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है तो यकृत में जो ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, जिससे रुधिर की मात्रा नियंत्रित रहती है। फिर है बीटा कोशिकाएं। आग्नेयाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन जो होता है यह भी रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, और यदि अधिक है तो रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो इस तरह से अगर इंसुलिन के अल्प स्रावण से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। लगभग 300 से 500 mg अगर प्रति ml ग्लूकोज हो गया तो वो क्या होगा कि आपके यूरिन में आने लगेगा, कहा जाएगा आप डायबिटीज के रोगी हो गए हैं। और जब डायबिटीज के रोगी हो जाएंगे तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। फिर डेल्टा या गामा कोशिकाएं। ये कोशिकाएं
सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का स्रावण करती हैं, जो ग्लूकेगान एवं इंसुलिन के स्रावण को रोकता है, यानी यह रोकने का कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण की गति को भी कम कर देते हैं, जिससे आपको भूख नहीं लगती है। तो जहां आप दिन भर में 3 बार भोजन कर रहे हैं 24 घंटा में, वहां ये कई बार आप भोजन करेंगे। इसके बाद है बच्चों वृषण। वृषण केवल यह पुरुषों में ग्रंथि पाई जाती है और इसमें ये लेडिंग कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं, जिसमें नर हार्मोन्स एंड्रोजेंस बनते हैं। और एंड्रोजेंस इसमें प्रमुख एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन होता है, जो किशोरावस्था से लेकर के और वयस्क अवस्था तक प्रचुर मात्रा में निकलता रहता है, जिससे हार्मोन्स जननांगों के विकास के लिए और शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु बनते हैं इस शुक्रजनक नलिकाओं में, इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस तरह से यह पुरुष हार्मोन्स है एंड्रोजेंस। इसका प्रमुख कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। यह पुरुषों के जननांगों को विकसित करने के लिए तथा उसमें शुक्राणुओं के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब है अंडाशय ग्रंथि। यह स्त्रियों में पाई जाती है और इससे 3 हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजेंस जो होता है यह नारी विकास हार्मोन्स कहलाता है और ये हार्मोन ग्रैफियन पुटिकाओं की कोशिकाओं से स्रावित होता है और स्त्रियों में प्राथमिक एवं द्वितीयक लक्षणों जैसे स्तनों के विकास को नियंत्रित करने का कार्य करता है। प्रोजेस्टेरॉन, इस हार्मोन का स्रावण अंडाशय में उपस्थित कार्पस लुटियम नामक पीली ग्रंथि से होता है और यह ग्रंथि क्या करती है कि अंडोत्सर्ग यानी जब अंडे उत्पन्न हो जाते हैं तो इसके बाद प्रत्येक ग्रैफियन पुटिका से विकसित होती है और इसका कार्य होता है कि गर्भाशय को गर्भधारण के लिए तैयार करना। हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है हर महीने में स्त्रियों में, तो क्या है वो उसके अंडे बनते हैं और नष्ट होते हैं और वह फिर जो है बाहर निकल जाते हैं। तो उसके बाद ये क्या करती है कि यह ग्रंथि विकसित हो जाती है और ये करती है कि अगले बार के लिए कि गर्भाशय जो है तैयार हो जाए, किस लिए? गर्भधारण के लिए। और यह मासिक चक्र को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। रिलैक्सिन हार्मोन, ये गर्भाशय के समय कार्पस लुटियम एवं प्लेसेंटा से निकलने वाला हार्मोन्स होता है। ये क्या करता है? गर्भाशय की जो गर्दन होती है या दीवार होती है उसको फैला देता है और जिससे कि बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। इसके बाद है आमाशय में ये निकलने वाले कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे गैस्ट्रीन हार्मोन होता है, आमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलता है। और फिर इसके बाद है सीक्रेटिन हार्मोन, यह ग्रहणी में मध्य आंत्रिकी श्लेष्मिका से निकलने वाला हार्मोन्स होता है। फिर है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, यह भी ग्रहणी के अंदर मध्य आंत्रिकी श्लेष्मा द्वारा निकलता है, जो पाचक एंजाइमों को, आग्नेयाशय को और पित्ताशय को संकुचित करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह से आमाशय और आंत्र की श्लेष्मा कला से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। अब एक चीज है, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पुनर्निवेशन नियंत्रण, फीडबैक कंट्रोल। हार्मोन्स की अधिकता या कमी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। समस्थापन के लिए जीव जो विधियां अपनाते हैं
उनमें अधिकांश में फीडबैक कंट्रोल होता है और इसके अनुसार शरीर में किसी तत्व की कमी या किसी रासायनिक प्रक्रिया में बने उत्पादों की मात्रा कम होने पर प्रक्रिया की दर बढ़ जाती है। देखिए, अभी हार्मोन की बात वही हो रही थी कि हार्मोन की मात्रा अगर कम बनती है तो उसके प्रति शरीर में होने वाले क्रियाओं की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। और हार्मोन्स जो होता है यदि अधिक बनता है तो जो उपापचयी क्रिया की दर होती है वह कम हो जाती है। तो इस तरह से पुनर्निवेशन नियंत्रण में अंतिम उत्पाद प्रक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं। अब इसमें दो तरह का ये होता है नियंत्रण, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है कि किसी तंत्र की कार्यकी के प्रभाव या किसी रासायनिक प्रक्रिया में उत्पन्न उत्पाद प्रभाव सीमा से कम हो जाए। यानी कि कोई हार्मोन सी मान लीजिए, ले लीजिए है, उसकी मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा, कार्यकी बढ़ जाएगी, यानी उपापचय क्रियाओं की दर क्या करेगी, बढ़ जाएगी। इसको धनात्मक पुनर्निवेशन कहते हैं। और यदि समस्थापन में किसी तंत्र की कार्यकी का प्रभाव या रासायनिक प्रक्रिया से उत्पन्न जो पदार्थ हैं अधिक हो जाते हैं तो उसकी कार्यकी क्या हो जाए, किधर का हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक पुनर्निवेशन। यानी उपापचयी क्रिया कम होगी कब, जब उत्पाद अधिक निकलेगा, और जब उत्पाद कम निकलेगा तो कार्यकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये है दो तरह का पुनर्निवेशन नियंत्रण है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बच्चों। जैसे थायराइड ग्रंथि की भूमिका है, तो थायराइड ग्रंथि में रुधिर में थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा पिट्यूटरी और थायराइड ग्रंथि की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। अगर रुधिर में थायरॉक्सिन की मात्रा कम हो रही है तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वह हार्मोन को स्रावित करके उस थायराइड ग्रंथि को अधिक हार्मोन्स निकालने के लिए, स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। उसी तरह से है वृक्क तथा पिट्यूटरी ग्रंथि की भूमिका समस्थापन में। यह भी पुनर्निवेशन नियंत्रण का एक उदाहरण होता है कि मनुष्य के शरीर में पुनर्निवेशन नियंत्रण द्वारा रुधिर में जल की मात्रा नियंत्रित रहती है। वृक्क हमारे शरीर के जल की अनावश्यक मात्रा को मूत्र के रूप में निकालता रहता है। अनावश्यक मात्रा को मूत्र के रूप में निकालने से रोकता कब है, जब मात्रा कम होने लगती है। तो शरीर से जल की अनावश्यक मात्रा को मूत्र के रूप में निकालने से रोकता है। इसके लिए क्या करता है, वह संग्रह नलिकाओं के द्वारा इसका पुनर्अवशोषण करता है। संग्रह नलिकाओं द्वारा पानी का पुनर्अवशोषण जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन्स है एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स के नियंत्रण में होता है। यानी कि संग्रह नलिकाओं में पानी का जो पुनः अवशोषण है वह पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निकले हार्मोन्स द्वारा नियंत्रण में होता है। आप देखते हैं कि गर्मी का महीना आता है तो पसीने के रूप में जल की अधिक क्षति होती है, पसीने के रूप में जल बाहर निकलता है, जिससे रुधिर में जल की कमी हो जाती है। तो हमारे शरीर का जो भीतरी वातावरण है वह बदल जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि मस्तिष्क में विशिष्ट आवेग निकलते हैं जिससे अधिक एडीएच उत्पन्न होता है, और अधिक एडीएच उत्पन्न होगा तो वह वृक्कों द्वारा जल के अधिक अवशोषण को प्रेरित
करता है, जिससे गर्मी के महीने में यूरिन कम बनता है, क्योंकि पानी पसीने के रूप में अधिक निकल जा रहा है। और यदि मस्तिष्क में जो हार्मोन्स निकल रहा है, अगर वह नहीं निकलेगा एडीएच हार्मोन, तो क्या होगा कि एक तो यूरिन से भी पानी निकलेगा और पसीने से भी निकलेगा, तो शरीर का पूरा पानी ही बाहर निकल जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। तो इसलिए इतना बढ़िया इंतजाम भगवान ने किया है कि एक जगह से पसीना निकल रहा है तो यूरिन की मात्रा कम बनने लगती है। इसी तरह से है ताप नियंत्रण में हाइपोथैलेमस की भूमिका। हमारे शरीर का जो ताप है वह लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। जब आप दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, तो ऊर्जा का उपयोग होता है और साथ ही ऊष्मा भी मुक्त होती है, जिससे शरीर का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसके कारण जो हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस का थर्मोस्टेट है वह सक्रिय हो जाता है और फलस्वरूप क्या करता है, मोटर तंत्रिकाओं द्वारा वह त्वचा की रुधिर केशिकाओं का विस्तारण होता है। भाई जब टेम्परेचर अधिक बढ़ने लगता है तो जो हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस है वह ताप नियंत्रक का कार्य करता है, तो वह एक्टिव हो जाएगा और जो प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से त्वचा को वह संदेश जाता है और त्वचा क्या करती है, सिकुड़ने लगती है, यानी उसमें जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वह पसीने को बाहर निकालने लगती हैं, जिससे शरीर की सतह क्या हो जाती है, भीग जाती है और आपके बॉडी का टेम्परेचर वह नियंत्रित हो जाता है। इसी तरह से हमारे रक्त में जब रुधिर की मात्रा रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो अग्नाशय ग्रंथियां जो होती हैं उनको सूचना मिल जाती है और इसके कारण वह इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करने लगती हैं, जिससे हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो इस तरह से यह अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पुनर्निवेशन नियंत्रण का कार्य होता रहता है। अगर कहीं से कोई कमी हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए दूसरे ग्रंथियों द्वारा हार्मोन्स निकलता है और उसको नियंत्रित कर देता है। ये मैंने 4-5 उदाहरण आपको पुनर्निवेशन नियंत्रण का बताया। तो इस तरह से बच्चों ये हार्मोन्स द्वारा मनुष्य के शरीर की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कैसे होता है और हार्मोन्स अगर अधिक मात्रा में निकलें तो कौन सा रोग हो जाएगा और कम मात्रा में निकले तो कौन सा रोग हो जाएगा और कम अधिक निकल रहे हैं तो कैसे ये जो है पुनर्निवेशन नियंत्रण का कार्य अपने आप होता रहता है, इन चीज़ों को बताया। इस तरह से ये चैप्टर आज समाप्त हो गया और गुड बाय बच्चों, थैंक यू।